अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौदूद फकर में खुशामदीद। पाकिस्तान से एक आला तरीन ताकतवर तरीन शख्सियत जो है अगले चंद रोज में अमेरिका का दौरा करने वाली है। वाशिंगटन जाएंगे और वहां पर वो अहम तरीन अमरीकी शख्सियात के साथ मुलाकातें करेंगे। टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस शख्सियत के दौरे अमेरिका की। बताया यह जा रहा है अहम तरीन सफारती और जो है हसास ज़राए से कि ये जो दौरा किया जा रहा है अहम तरीन शख्सियत की तरफ से, ये ख़ास तौर पर बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से किया जा रहा है और बाइडन इंतज़ामिया ने उनको मदऊ किया है। और इस दौरे में अहम तरीन शख्सियत की जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है वो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ऑस्टिन लॉयड, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है एंथनी ब्लिंकन और दीगर जोमा से पेंटागन के हुकाम से वो मुलाकातें करेंगे। और बताया ये जा रहा है कि ये दौरा ख़ास तौर पर जिन हालात में किया जा रहा है उससे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ना सिर्फ बेहतरी आएगी बल्कि इसके नताइज ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। बाज़ार तो एक बड़ी नॉर्मल सी खबर नज़र आती है, लेकिन मौजूदा हालात में ये खबर बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली है। कम अज़ कम मैं ये सोचता हूँ कि शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस सारी ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये एक ख़ास पर्सपेक्टिव में हो रहे हैं और हम इन तमाम इवेंट्स को अलग अलग करके नहीं देख सकते। इन इवेंट्स का आगाज़ तो तकरीबन आज से 4-5 साल पहले हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, लेकिन इस बरस इस सारे इवेंट का आगाज़ सितंबर में ही होता है जब इसराइल का एक वफ्द तकरीबन 15 दिन के दौरे पर सऊदी अरेबिया आता है। और यह पहला मौका होता है जब इसराइली वफ्द की सऊदी अरेबिया में उसको खुशामदेद कहा जाता है। और 15 दिन उनको सऊदी अरेबिया में न सिर्फ क़याम की इजाज़त होती है बल्कि वो सऊदी अरेबिया घूमते फिरते भी हैं और सऊदी अरेबिया का जो हेरिटेजरल एसेट्स हैं वो उनको भी देखते हैं, यानी तमाम सकाफ़ती जो मराकज़ हैं वो इसराइली वफ्द उनका दौरा करता है। उसके बाद चीज़ें यहाँ तक रुकती नहीं हैं, आगे बढ़ती हैं। फिर इसके अंदर मोहम्मद बिन सलमान साहब का इंटरव्यू आता है फॉक्स न्यूज़ को। उसके बाद ये जो इसराइली वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से बयान सामने आता है कि जनाब अब हम जो है सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम करने के बहुत ही ज़्यादा करीब निकल चुका है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान भी किसी न किसी जगह पर रेलिवेंट होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि इस सारे प्रोसेस के दरमियान इस बात का जिक्र ख़ास तौर पर किया जाता है कि मशरिक़ वुस्ता के अहम तरीन ममालिक पाकिस्तान में तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और सिर्फ एक डील जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा है उसकी जो वर्थ है वो तकरीबन $75 बिलियन हो रही है। और उसके बाद इस जो है ऐलान पाकिस्तान की तरफ से ये सामने आता है कि जनाब हमारा इस तरह का अभी तक कोई मूड नहीं है जब तक फ़लस्तीन का इशू हल नहीं होगा। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बात भी साबित हो चुकी है कि सऊदी अरेबिया का वफ्द ख़ास तौर पर तकरीबन कोई 7 रुकनी वफ्द है, ये पहुंचा है फ़लस्तीन और ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। फ़लस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास साहब के साथ भी इनकी मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए बातचीत होनी है। और इस हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाना है कि फ़लस्तीन कम अज़ कम किस बात पर राज़ी होंगे। यहाँ पर यह बात नहीं मैं कह रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा किस बात पर राज़ी होंगे, कतई नहीं। इस बात को ज़हन में रखें कि इन मुलाकातों का मकसद ही ये बात का तय करना है कि फ़लस्तीनी कम से कम किस बात पर इसराइल के साथ एक पीस एकॉर्ड के लिए, एक पीस एग्रीमेंट के लिए तैयार होंगे। वो कम से कम जो है ना बे मिनिमम आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर जाके हो सकती है। सऊदी वफ्द इस मुलाकात के बाद दावत देगा जनाब महमूद अब्बास और उनकी टीम को किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर और वहाँ पर जो है ये जो पीस टॉक्स हैं फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ये शुरू होंगी। बज़ाहिर ये चीज़ें हम इस तरह लग रहा है कि ये इररेलेवेंट है, इनका मेरे और आपके साथ लेना देना नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बात को मैं फरामोश करने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं हूँ कि ये जो सारी की सारी खिचड़ी पकी है इस खिचड़ी में पाकिस्तान को जिस हद तक
उसको हाथ बांध के समुंदर में फेंका गया है, ये सब कुछ इसी एक अमल के लिए ही किया गया था। पाकिस्तान की इमदाद बंद की गई सिर्फ इस एक वजह से। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इर्रेलेवेंट किया गया सिर्फ इस वजह से कि उसको मजबूर कर दिया जाए, उसको दीवार के साथ लगा दिया जाए, उसके हाथ पांव बांध दिए जाए, उसको दाल रोटी के लिए मजबूर कर दिया जाए, उसके लोगों को इस हद तक कस्म पुर्सी में डाल दिया जाए कि वो आवाज उठाने के लायक ही ना रह जाएं। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में आपको किसी भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वाली बात उठती हुई किसी भी जगह पर नजर ही नहीं आती कि इस वक्त जो ग्रेट गेम हो रही है उस ग्रेट गेम के अंदर पाकिस्तान कहां पर आकर स्टैंड करता है। अगर आप सागा ऑफ इवेंट्स को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर से ही ये जो इब्राहिम एकॉर्ड है, जिसको इब्राहिम एकॉर्ड का नाम दिया जाता है, उससे ये सिलसिला शुरू हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश थी कि उनको उनके दौरे इक़्तिदार के इख्तिताम तक कम से कम वो इस बात का क्रेडिट ले सकें और अपने आप को इंटरनेशनल नोबेल प्राइज़ के लिए जो है वो नामजद करा सकें कि जनाब मैंने इंटरनेशनल पीस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में भी पाकिस्तान को मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिकी सालसी की पेशकश की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इमरान खान साहब को यह बात बावर कराई गई थी कि अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सालसी का रोल प्ले करने के लिए तैयार है मसला कश्मीर के लिए, अगर दोनों मुल्क राजी हों। जिस पर इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर उनको कहा था कि जनाब आई एम रेडी, मुझे इस बात का कोई इशू नहीं है, आप आगे बढ़े और आप जो फैसला करेंगे वो मुझे कबूल होगा। इमरान खान साहब ने इसी एक बात के ऊपर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस बात का ऐलान किया था कि जनाब मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक और वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। और उन्हीं मुलाकातों में साइड लाइन्स पर इन बातों का भी जिक्र किया गया था कि मुस्लिम उम्मा को इसराइल का बाइकॉट नहीं करना चाहिए, इस बाइकॉट का अब खात्मे का वक्त आ गया है। जिस पर यह बात डोनाल्ड ट्रंप को बावर कराई गई थी कि जब तक मुस्लिम दुनिया के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसराइल और फ़लस्तीनी तनाज़े के ऊपर, जब तक ये हल नहीं होंगे उस वक्त तक एक देरपा अमन मुमकिन नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ही जो है यूएई उसने कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया इसराइल को, और उसके साथ कतर ने भी जो है वो सफारती ताल्लुकात बहाल किए, इसराइल के साथ कायम किए। और उसके बाद भी ये बात सामने आ रही थी कि जनाब और भी ममालिक इस रेस में शामिल होंगे। अगर हम इस वक्त देखें तो पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट या पाकिस्तान के लिए $75 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकाल सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत है, क्या ये जो इतना बड़ा कड़मस डाला गया था, हुकूमत की तब्दीली, इमरान खान को लाना, नवाज शरीफ को निकालना, फिर इमरान खान को लाना, फिर इमरान खान को निकालना, फिर नवाज शरीफ को लेके आना, फिर शहबाज शरीफ को लेके आना, फिर जनाब दोबारा नवाज शरीफ को लेके आना, फिर नवाज शरीफ के आने से पहले नवाज शरीफ साहब की जो खलीजी ममालिक के सरबराह हैं उनके साथ मुलाकातें कराना, फिर इस बात का जिक्र करना है कि जनाब जो डील हो रही है वो नवाज शरीफ के साथ ही हो रही है। इस बात का तासुर देना कि जो इस वक्त मामला तय हैं वो इसी वजह से तय है कि नवाज शरीफ दरमियान में है, और फिर इस बात का भी तासुर देना कि नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आएंगे तभी ये सऊदी इन्वेस्टमेंट आएगी। किस चीज़ के इशारे हैं? अगर आप गौर करें तो इशारे इसी सिमत की तरफ जाते हुए हैं कि ग्रेट गेम के अंदर वो कौन कौन से पॉलिटिकल प्लेयर हैं जो इस ग्रेट गेम का हिस्सा बनते हुए जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उस के एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं। मुमकिन तौर पर उसमें इमरान खान का भी रोल है और उसके अंदर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी रोल है, नवाज शरीफ साहब का भी रोल है, आसिफ अली जरदारी साहब का भी रोल है। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान इस पूरे मामले से इररेलेवेंट हो जाए। अहम तरीन शख्सियात अगर अमेरिका खलीजी ममालिक का दौरा कर रही हैं तो ये वहाँ पर रोटी खाने नहीं जा रहे, वहाँ से जाकर ये सैर व तफरी करने नहीं जा रहे, ये देखने नहीं जा रहे कि अमेरिका ने तरक्की कैसे की है। वो ये देखने जा रहे हैं कि हमारे दरमियान इस पूरे इशू के दरमियान किस लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है और किस तरीके से ऐसा एग्रीमेंट इसराइल और फ़लस्तीन के लिए कराया जा सकता है जिसके ऊपर हम अपनी पाकिस्तानी अवाम को या मुस्लिम उम्मा को इस बात पर कायल कर सकते हैं कि यार ये एकॉर्ड हो गया, अब हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए तो ये मामला और भी ज़्यादा संगीन इस वजह से बन जाता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुस्लिम जो राय है
उसका अलम बरदार समझा जाता है। दुनिया में किसी जगह पर तीला भी टूट जाता है, पाकिस्तान के अंदर तो जनाब यहाँ पर लोग सीना को भी कर करके हशर मचा देते हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने मज़हब और अपने जो है ना अपने हम मज़हबों के लिए बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दुनिया को ख़तरा भी इसी बात पर है कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। उसके लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान के मुमकिना रद्द-ए-अमल को कम से कम करने के लिए पाकिस्तानी अवाम को उस लेवल पर लेके जाया जाए जहां पर वो कोई जवाब देने या किसी तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की पोजीशन में ही ना आ जाएं। इसी वजह से जो है IMF वो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था। ये वजह है कि हमारी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग दिन ब दिन कम होती चली जा रही थी। यही वजह है कि हमारी करेंसी मुसलसल डीवैल्यू हो जा रही थी। यही वजह है कि IMF हमको बार बार ये कह रहा था कि जनाब बाकी चीज़ें भूल जाएं, आपने इंपोर्ट्स बंद नहीं करनी, आपने डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर भेजने हैं, आपने पाकिस्तान में नहीं रखने। नतीजा क्या निकला? हमारे ऊपर दबाव बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। मुसीबत ये है कि जब कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हम आ जाते हैं तब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता कि हम झुक जाएं, हम मजबूर हो जाएं। और यही वो पोजीशन है जहां पर हमें लाया जा रहा है इसराइल को तस्लीम करने के लिए। हो सकता है कि बहुत सारे दोस्तों के नज़दीक ये बात एक साजिशी थ्योरी हो, यकीनी तौर पर ऐसा मुमकिन है, लेकिन अगर हालातों वाक़यात को मेरे तनाजुर में देखा जाए तो ये बात बहुत ही हद तक रेलिवेंट नज़र आती है। डोनाल्ड ट्रंप के फार्मूले पर इमरान खान साहब राज़ी थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर राज़ी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद सऊदी फार्मूले के ऊपर मौजूदा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट राज़ी है। पाकिस्तानी अवाम का राज़ी होना या राज़ी ना होना ये इस वक्त इस चीज़ से मशरूत है कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ एग्रीमेंट कैसा होगा, और सबसे बढ़कर ये कि हमारे लिए दाल रोटी किस हद तक सस्ती की जाएगी इस चक्कर में। क्योंकि ये वो चक्कर है जो हमारे इर्द गिर्द अगर चलाया जाएगा तो पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस या शायद इस इशू के ऊपर कोई आवाज़ ना उठाए। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि हमारी टॉप टीयर पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप को यकीनी तौर पर इस बात को भी मद्देनज़र रखना होगा कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बनकर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पर अमल दरामद करके क्या वो पाकिस्तान की कोई खिदमत कर रहे हैं, और अगर वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं तो फिर उनको खुलकर इस बात का इजहार करना चाहिए। फिर एक दूसरे के पीछे नहीं छुपना चाहिए, फिर एक दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी है कि अहम तरीन शख्सियत जो जा रही है अगले चंद रोज़ में अमेरिका, उसका वहाँ पर जाना इस बात की साथ जुड़ता ज़रूर है। कनेक्शन किसी न किसी जगह पर इस बात का ज़रूर आएगा कि जनाब अगर ऐसा हो जाए तब आपकी क्या राय। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस सारे प्रोग्राम ने इंटरनेशनल एजेंडे के अंदर शरीक होंगे, मैं इस तरह का कोई इल्ज़ाम आयद नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की हवा चल रही है तो पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब को इनकार करना तकरीबन नामुमकिन होगा। अगर ये वाली हवा चल रही है तो फिर पाकिस्तान को अपने आप को इस सारी सिचुएशन में से बचाकर निकालना भी होगा। इस तरह निकालना होगा कि वो अपने जो ज़रूरियात हैं, जो एजेंडा है उसको भी हासिल कर ले और अपने जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। अहम तरीन शख्सियत का जो दौरा है उस दौरे में इस सवाल का वो क्या जवाब देंगे ये मुझे नहीं पता, ये वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि जनाब ये इदारा इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना वो जैसे कहते हैं डिसिप्लिन्ड और वेल इन्फॉर्म्ड है, और चूँकि ये रोल इनका मौजूद है, इनको इनकार नहीं किया जा सकता। और लेकिन इस रोल से वो किस हद तक पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी मीशत को और पाकिस्तान के नज़रियाती और अकायद को किस हद तक वो महफूज कर सकेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तारीख़ का सबसे अहम हिस्सा ये होता है कि वो हर गुजरने वाले लम्हे को किसी न किसी जगह पर रिकॉर्ड कर लेती है, और फिर तारीख़ इस बात का फ़ैसला कर लेती है कि कौन सा अमल दुरुस्त था और कौन सा गलत। हम तो सिर्फ सवाल दराज कर सकते हैं, सिर्फ पूछ सकते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।